मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, जिन्होंने हमारे निमंत्रण के ऊपर यहाँ आकर आप सभी को मार्गदर्शन किया, उन सबका एक बार जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करें। क्योंकि कार्यशाला, इसका मकसद मैंने सुबह इनॉग्रेशन के समय में बताया कि किसी भी व्यक्ति, समाज, संगठन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ये निरंतर प्रक्रिया है और ये जितनी मजबूत होगी उतना व्यक्ति, समाज या संगठन मजबूत होता है और इसलिए इसको बार बार गति देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि करंट बजट के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करें, इसका सुझाव खोब्रागड़े साहब ने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि चलो पहले हम कार्यशाला नागपुर में ही रखते। तो ये पहला एक्सरसाइज है और अब मरोस्कोले साहब जी ने वो कहा कि इस तरह का एक्सरसाइज बार बार होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के जितने रीजन हैं उन प्रत्येक रीजन में एक वर्कशॉप बीआरएसपी के माध्यम से कंडक्ट होगा, चाहे नॉर्थ महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई कोंकण हो, चाहे मराठवाड़ा हो, हर रीजन में एक किया जाएगा। क्योंकि उसके मायने और मकसद मैंने सुबह एक्सप्लेन किए, इसलिए उसको बिना रिपीट किए ऐसे वर्कशॉप का होना अत्यावश्यक है। ये एक नई तरह की लिटरेसी मूवमेंट भी है, क्योंकि ये अवेयरनेस आएगा तो ही लोग सोचेंगे, उसके बारे में जनप्रतिनिधि को सवाल करेंगे, अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना स्वाभाविक है और इसलिए इसके बाद पुणे, मुंबई, नासिक, ये 3 तो जरूर हम वर्कशॉप करेंगे, जिसका फ़ायदा महाराष्ट्र के हर कोने में जो साथी उसका लाभ उठाना चाहता है उसके लिए हम पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा एक उसका मकसद था कि वर्तमान सरकारें किस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करती है। अब इसमें बजट के कुछ बेसिक डिफेक्ट मैंने कानून की नज़र में सुबह 1-2 उल्लेख किए थे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का पहला बजट हेड वाइज आता था, हेड वाइज। आजकल वो हेड वाइज बजट नहीं देते, वो कंसोलिडेटेड रूप का बजट देते हैं, जिसके कारण इधर का पैसा उधर डाइवर्ट करने के लिए उनको अधिकार मिलता है। ये गैर यूटिलाइजेशन। आप अगर ग्राम पंचायत को झेडपी की या गवर्नमेंट की जो फंड आती है उसको कभी आपने स्टडी किया है तो नॉर्मली 10 हेड होते हैं, 10-12 हेड है। पानी के लिए इतना, दलित वस्ती सुधार के लिए इतना, तो इस तरह के हेड होते हैं। उस हेड के अंदर जितना पैसा आता है उतना ही उसके ऊपर लगना चाहिए, वो डाइवर्ट नहीं होता। लेकिन आजकल बजट की ये अलग सुविधा है कि हम ट्राइबल विकास के लिए इतना दे रहे हैं, फिर उसके अंदर के जो सब हेड है वो किस तरह से होंगे इसका आता पता नहीं होता। और इसलिए मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अलोकेटेड बजटरी फंड्स, इसको सत्ताधारी वर्ग यहाँ से वहाँ उसका गैर इस्तेमाल करता है।
एक तो जितना निधि आवश्यक चाहिए उतना देता नहीं, दूसरी बात जितना देता है उसका यूटिलायझेशन सही नहीं होता। तुम्ही आता म्हणाला की वो तंबाकू का सेवन करने को रोकने के लिए 8 करोड़ बंग को दिया गढ़चिरौली जिले में, 8 करोड़ तंबाकू के रोक के लिए। वो रोकने का मतलब क्या, वो आदमी को डेप्यूट करते हैं क्या, इतने हमारे सोल्जर पूरे महाराष्ट्र में है वो रोकेंगे? प्रचार करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार का एक दारूबंदी कार्यालय है, वो दारूबंदी प्रचार कार्यालय है, प्रचार, दारूबंदी नहीं, प्रचार करने का उसने, वो प्रचार करने के लिए फंड, उसमें अलग लोग। मजे की बात है कि 8 करोड़ इधर तंबाकू का प्रचार करने के लिए दिया, और इस साल महाराष्ट्र सरकार ने भीमा कोरेगांव के एक दिन के लिए 8 करोड़ दिया, एक दिन के लिए। कहां से बजट आता है? सामाजिक न्याय से। एक दिन के लिए 8 करोड़। अब भीमा कोरेगांव में ऐसा कौन सा करिश्मा रहता है कि एक दिन में 8 करोड़ आप खर्चा करेंगे? 8 करोड़ एक दिन में। बडोले साहब जब से समाज न्याय मंत्री बने तब ये ठेकेदारी बड़े पैमाने पे आई, मतलब बीजेपी के समय में पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले साधु लोग थे और ये शैतान आ गए, वो कम शैतान थे, ही ज्यादा शैतान है, फर्क इतना ही है। 8 करोड़ में से दिखाते क्या है? तो हमने 5000 लोगों को खाना खिलाया। अब कौन से लोग खाना खाने को बैठे, उसको कौन सा खाना खिलाया, इसका कौन देखेगा? लेकिन ठेकेदार का बिल बताएगा एक आदमी के प्रति इतना खाना, हमने इतने खाने दिए। दुख की बात आपको बताओ, जो ट्राइबल के बारे में जैसे बरसकोली जी ने कहा, एक तो जैसे ये शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेंटर्स तो है, ट्राइबल के लिए अभी तक नहीं है। जो सिविल सर्विस एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनको जो ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, तो वर्तमान में महाराष्ट्र में 30 ट्रेनिंग सेंटर है। उसका सिलेक्शन होता है, बाकायदा टेंडर होता है। अभी ये बंद है। क्यों बंद है? तो 5 साल के लिए पहले टेंडर दिए थे, और फिर महाविकास आघाड़ी के समय में मुंडे जब मिनिस्टर बने समाज कल्याण थे, उन्होंने एक नोट निकाला और 5 साल के टेंडर बंद, अब हर साल के लिए नया टेंडर। अब 1 साल के लिए टेंडर निकलेगा तो सरकार का कितना पैसा जाएगा? लेकिन जितने टेंडर निकलेंगे उतना करप्शन होगा, जितने टेंडर निकलेंगे उतना करप्शन। आज के लोक सत्ता में उस ऐसे 3 सेंटर के बारे में डिटेल न्यूज है कि एक अकोला जिले में, बुल्ढाना में गलत लोगों को टेंडर, एक एक आदमी को 3-3, जबकि वो शेड्यूल कास्ट बजट का पैसा होता है, शेड्यूल कास्ट हेड का पैसा होता है। और अभी तो कोबराडे साहब, इस साल पहले जिला लेवल पे टेंडर निकलते थे, चाहे हॉस्टल का हो चाहे और कोई मामला हो। अभी क्या किया है सरकार ने? प्रदेश लेवल पे एक ही टेंडर निकलेगा, एक ही टेंडर। अब प्रदेश लेवल के एक ही टेंडर निकलेगा तो जो टेंडर भरेगा उसके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अब एक तरफ सरकार की नीति छोटे उद्योग धंधा को प्रमोट करो, स्मॉल इंटरप्राइज को प्रमोट करो, ये स्टार्टअप वालों को प्रमोट करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को प्रमोट करो, SC ST विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको प्रमोट करो। तो अब ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, SC ST मार्जिनलाइज स्टार्टअप वाले 500 करोड़ वाला कौन टेंडर में जाएगा? भ्रष्टाचारण की सीमा कह दो आपको। पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, सारे टेंडर लाड नाम के आदमी को मिलते थे। अभी भी बीजेपी के समय में भी लाड नाम के ही आदमी को मिलते हैं। उसकी 4 कंपनियां,
और ये सामाजिक न्याय का पैसा है। एक पीआईएल की थी मैंने मुंबई हाई कोर्ट में, कम से कम 4% रिजर्वेशन आया एससी के लिए, वो भी पालते नहीं, एसटी के लिए तो कुछ है ही नहीं। सामाजिक न्याय का पैसा कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोगों के इस्तेमाल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से होना चल रहा है, ये तो चालू है। लेकिन आदिवासी का तो सवाल नहीं। आदिवासी की जो आश्रमशाला है वहां खाना मिलता है बढ़िया, लेकिन खाना खाओ, आओ रहो, खाना बढ़िया खाओ, स्वस्थ हो जाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं पूछना। वह टीचर कौन से क्वालिटी का है, बिल्कुल पूछने का नहीं। एक एक ट्राइबल आश्रमशाला में या वसति गृह में जो दूर दरार के जंगलों में है, 150-150, 200 लड़कियां एक हॉस्टल में है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता उधर, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। इतनी बुरी अवस्था है, और इस बारे में एक भी ट्राइबल नेता आवाज नहीं खोलता है। अनवेडेड मदर का जो इश्यू है, मतलब जिनकी बिना शादी हुई, बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, कुमारी माता। ये अनवेडेड मदर का इश्यू सबसे बड़ा केरला में है, खास करके वायनाड वगैरह जो जिले हैं उसमें बड़ा इश्यू है। लेकिन ये इश्यू अपने महाराष्ट्र में भी है, उसको कोई उठाता नहीं, कोई नेता नहीं उठाता। जिसका जिक्र मरस कॉलेज ने किया कि जितनी एनजीओ है मेलघाट में या अमरावती में, उतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी ट्राइबल की। इतने पैसे की वहां इनफ्लो होता है तो जाता कहां है? तो यह सारा मामला जो है फंडिंग का, और ओबीसी बेचारा तो समझता है देश ही मेरा है, मेरी आबादी इतनी है, तो मैं काहे के लिए छोटे छोटे चीजों में जाऊं। ओबीसी का एक दिमाग की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को राजा महाराजा तो समझता है, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो छोटे छोटे मुद्दे पे जाता ही नहीं है। वो उनके बस की बात ही नहीं कि हमारे लिए बजट में कुछ है क्या, या ओबीसी मंत्रालय महाराष्ट्र में बनाया, ये जो वडेट्टीवार हेड कर रहे थे। तो भाई ओबीसी मंत्रालय के लिए कितना महाराष्ट्र सरकार का बजट आवंटन हुआ पिछले 2 साल में, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ? ओबीसी छात्रों के लिए कौन सी योजनाएं लगाई? बिल्कुल नहीं। उसी तरह माइनॉरिटी का हाल है। अब मिर्जा साहब पहुंचने वाले थे तो फिर उनकी मैटर लगी, इसलिए वो चले गए उधर। हो सकता है इस बीच में आएंगे तो 15 मिनट में अपनी भूमिका रखेंगे, कोई बात नहीं। अब इस बजट में सबसे बड़ा फटका माइनॉरिटी को पड़ा। मदरसे के बजट कम हुआ, मुस्लिम रिसर्च का बजट कम हुआ, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट कम हुआ। इतना बजट मुस्लिम का कम हुआ है कि लगभग 38% डिडक्शन है, मतलब पिछले साल से मुकाबले में कम। और कारण क्या दिया जा रहा है? मतलब देश के 18% माइनॉरिटी को एजुकेशन लेना है या नहीं, इसका फैसला करने की नौबत है। और इसके अलावा जनरल बजट जो होता है, जनरल बजट कौन सा है? हेल्थ सेक्टर का, आरोग्य का। जनरल बजट कौन सा है? एजुकेशन सिस्टम का है। अब एजुकेशन और हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? गरीब लोगों को। अमीर लोगों को क्या लेना देना? वो तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, कोई अंबानी में गया, कोई इंटरनेशनल में जाता है। गरीब लोगों के लिए अस्पताल और शिक्षा 2 मायने है ना। ये 2 मायने में दुनिया के, वर्ल्ड बैंक के, दुनिया के लोग ये मानते हैं कि किसी भी देश ने अपने देश का जो टोटल उत्पादन है, टोटल बजट है, उसका 5% तो लगाना चाहिए। 5%। अपने भारत में शिक्षा के बारे में 1964 में एक कमीशन आया था जिसका नाम कोठारी कमीशन। उसने कहा था 6% तो लगाओ, 6%। अभी तक हम 4% के ऊपर नहीं गए। और इस बजट में एजुकेशन के ऊपर सिर्फ 2.5%, 2.5%। अब दुनिया ये कहती है, दुनिया के लोग ये मानते कि कम से कम 5% तो
भारत कितना देता है? 2.5। उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी, हायर एजुकेशन आपकी जिम्मेदारी। निर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर है, ये आत्मनिर्भर है। हायर एजुकेशन तुम देख लो अपना। इसकी नींव 2004 में जब HRD मिनिस्टर जोशी थे, उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक पेपर लिखा था। उस पेपर में उन्होंने ये बात की थी कि इंडिया की अगली पॉलिसी क्या होगी, तो प्राइमरी एजुकेशन इज फॉर मासेस, हायर एजुकेशन इज फॉर क्लासेस। विशिष्ट समुदाय के लिए हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मास के लिए। अब एक तरफ प्राइमरी एजुकेशन मासेस के लिए, हायर एजुकेशन क्लासेस के लिए, तो ये बजट में निर्मला सीतारामन ने नया शिक्षा नीति के बारे में एक लफ्ज नहीं निकाला। 2020 में नया शिक्षा नीति लाई, बहुत बड़े ढोल बजाए, शोर किए, उसके पायलट प्रोजेक्ट करके कुछ सेंटर बनाए, और उस सेंटर का क्या हुआ? कोई असेसमेंट नहीं। बजट पूर्व पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, वो इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल में सरकार ने क्या घोषणाएं की, या जब तक हमारी सरकार है हमने क्या क्या घोषणाएं की, उसका कितना रिजल्ट मिला, कितना फेलियर हुआ, इसकी एक बैलेंस शीट होती है। इस बजट में नया शिक्षा नीति को लेकर एक लफ्ज नहीं निकाला। जिस तरह से 5 साल पहले स्मार्ट सिटी के नाम पे नागपुर, मुंबई, पुणे की घोषणा हुई, क्या सिटी को स्मार्ट किया गया? स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ के कुछ गरीब लोगों को शहर के बाहर फेंकने का काम हुआ, शहरों के झोपड़े उजाड़ने का काम हुआ। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हुआ? तो जिस तरह के सपने बेचने का काम सरकारें करती है, लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है। सिर्फ फुले शाह अंबेडकर के नाम पर इमोशनल राजनीति के सहारे आप आगे चलोगे, ये मानना आज के समय में बेवकूफ़ी है, उतना सही नहीं है। चाहे आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, आपको वास्तविक समस्या के साथ सरकारें कौन सा खेल खेलती है। अब कौन सा खेल खेलती है? बीच में मैं चला गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कल का आंदोलन के बारे में, तो आज उसके कल रात मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे। ये अम्बेडकरी अंबाधरी स्मारक जो गिराया गया, वो जगह की टोटल प्रॉपर्टी की कीमत है 1000 करोड़ से ज्यादा। कितनी? 1000 करोड़ से ज्यादा। 1000 करोड़ से ज्यादा सरकार ने लीज के ऊपर एक प्राइवेट कंपनी को दी, गरुड़ा अम्यूजिंग पार्क, बराबर। उसका रेंट कितना है? सिर्फ 1,50,00,000। कितने साल तक? 33 साल, 33 ईयर्स। प्रॉपर्टी 1000 करोड़ से ज्यादा। अगर उसका 1.5 करोड़ अगर रेंट है, तो 30 साल के अंदर, 33 साल के अंदर वो 50 करोड़ भाड़ा देगी। कितना? 50 करोड़। 33 ईयर्स तक 50 करोड़ देगी, और इस्तेमाल करेगी कितने प्रॉपर्टी का? 1000 करोड़ से ज्यादा। अब ये सरकार की लूट है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये आंदोलन तो बहुत लोग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, लेकिन किसी का नाम ही नहीं लेते, जिम्मेदार कौन? तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गरुड़ा कंपनी के जो डायरेक्टर है, वो चारों नाम इंटरनेट पे है, बोला ये 4 नाम है। नितिन राउत पालक मंत्री थे, उनके समय में गिराया गया, ये पालक मंत्री है। आधा काम उस सरकार के समय में हुआ, आधा काम इस सरकार के समय हुआ, तो सारे जिम्मेदार है। ये 1000 करोड़ की संपत्ति, अंबेडकर सेंटर एक दूसरा मुद्दा, लेकिन इतने सस्ते में निपटाना, अगर इसको इजाजत मिली तो नागपुर के सारे गार्डन और महाराष्ट्र के सारे गार्डन इसी तरह से बेचे जाएंगे। मुंबई में देखो, शिवसेना ने इसी तरह बड़े बड़े मैदान हड़प लिए। कई बड़े नेताओं के जो क्लब है, प्राइवेट क्लब जो मुंबई में खड़े हैं, वो 99 ईयर्स, ये जो रेस कोर्स का मैदान है ना मुंबई का, वो भी लीज पे है। ये क्रिकेट कंट्रोल ऑफ बोर्ड का जो मैदान है बॉम्बे का, वो लीज पे है। ये सारे लीज पे है, लेकिन लीज का क्या था? 99 ईयर्स ओल्ड।
99 साल तक कोई जिंदा ही नहीं रहता, तो जो जिंदा रहता है उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन सी लीज है, डॉक्यूमेंट किसके पास नहीं होते। तो ये अंधे का खेल पूरे देश में प्रॉपर्टी लूट के नाम पे चलता है। और इसमें शिकार कौन होता है? जैसे वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों के विकास के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया। महार वतन की जमीन है, उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किए। आदिवासी की जमीन बहुत जगह पे उसके ऊपर कब्जा है। लड़ेगा तो आदिवासी कितना लड़ेगा, शेड्यूल कास्ट कितना लड़ेगा, माइनॉरिटी का आदमी कितना लड़ेगा। लड़के लड़के हार मान जाता है और बोलता है छोड़ दे, मेरे तकदीर में नहीं था। फिर वो दैववादी बनकर, फैटलिस्ट बनकर अपने हार को स्वीकार करता है। ये जो सरकार के जो हथकंडे हैं, ये हथकंडे बहुत समझना जरूरी है। सरकार का सिर्फ इमोशनल लेवल पे विरोध करना ये कोई भाई मायने नहीं मानता। एजुकेशन में नहीं देते 2.5%, प्राइमरी एजुकेशन बंद, कितनी स्कूलें बंद? 16,000। एक तरफ आरटीआई, दूसरी तरफ स्कूलें बंद। आरटीआई कानून कहेगा 1 किलोमीटर के अंदर इतने उम्र तक स्कूल होना चाहिए, फिर 3 किलोमीटर तक इतना होता चाहिए, फिर 5 किलोमीटर तक इतना। अरे आरटीआई कानून, आरटीई कानून संविधान के तरफ वो अधिकार देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसकी रोज हत्या होती है, रोज हत्या होती है। सरकारें हत्या करती है, शासन प्रशासन हत्या करता है। अब खोबराडे साहब जैसे सारे अधिकारी होते तो फिर ये झमेला थोड़ा होता, लेकिन दुनिया कमीनों से ज्यादा भरी है और अच्छे लोगों की कमी है। ये कमीने लोग सरकार में होते, प्रशासन में होते, गैर तरीके से काम करते हैं। गैर तरीके के नुमाइंदे अगर आपको बताए तो कितने बताए, कितने बताए? ये जो मैंने शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल का उदाहरण बताया ना, जैसे ट्राइबल हॉस्टल है, तो ट्राइबल हॉस्टल में खाना खा लो, एजुकेशन की बात मत करो, क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करना। तो बेचारा वो आदिवासी लड़का 8वीं 9वीं 10वीं तक पहुंचता है, जब हॉस्टल है तब तक रहता है, बाद में अपने गांव में फिर जंगल में चला। क्या वो लड़का बाहर आ पाएगा? ये नेशनल वेस्ट नहीं है, नेशनल यूटिलाइजेशन का गैर इस्तेमाल नहीं। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल और शेड्यूल ट्राइब के लिए हॉस्टल, हर जिला में हॉस्टल बनने का प्रपोजल पास हुआ था, अभी तक नहीं हुआ। हर जिला में अभी तक नहीं हुआ। मतलब जिसकी जरूरत है उसके ऊपर फंडिंग एलोकेशन नहीं होगा। हाउसिंग जैसे रमाई घरकुल योजना 2.5 लाख, 2.5 लाख में 50,000 तो इधर उधर ही आने जाने तक होते हैं, उसका फंडिंग का यूटिलाइजेशन नहीं। दादा साहब गायकवाड़ सबलीकरण योजना जो सामाजिक न्याय की है, जमीन वाटप की योजना पेपर पे अच्छी है, 4 एकड़ देंगे, इरिगेटर 2 एकड़ देंगे, कोई इस्तेमाल नहीं, कई कलेक्टर को पता नहीं। इसलिए हमने वो मोर्चे में डिमांड रखी थी कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट की है उनको 4 एकड़ रखो, ज्यादा है तो वापस ले लो, कम है तो उसको 4 एकड़ दे दो और दादा साहब गायकवाड़ सबलीकरण योजना का इंप्लीमेंटेशन करो। ऐसी प्रकार और कैटेगोरिकल भूमिका लेने वाले हम लोग अकेले हैं, बीआरएसपी अकेले है, बाकी कोई नहीं इसकी इस तरह से भूमिका लेता कैटेगोरिकली। क्योंकि 10,500 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में सरकारी जमीन इंक्रोचमेंट के अंदर है, 10,500 हेक्टेयर इंक्रोचमेंट के अंदर है। ये लेटेस्ट एफिडेविट सादर किया है रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर चौहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, जिसको मुकदमा मैं खुद लड़ रहा हूं, ये इंक्रोचमेंट करने वाले अपने गरीब लोगों की तरफ से। 10,500 हेक्टेयर अगर जमीन है, इसका मतलब सरकार के पास जमीन है। अगर ये जमीन है आपके पास तो इसी जमीन को आप यूटिलाइजेशन दादा साहब गायकवाड़ सबलीकरण योजना के लिए कर सकते हो ना। लेकिन सरकारी जागरूक नहीं है, करना नहीं चाहती, जमीन बांटना नहीं चाहती, ताकि आप अपने खुद के पैरों पर खड़े ना हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का एक एंटी पॉवर्टी हेड होता है, एंटी पॉवर्टी बजटरी एलोकेशन, इसको भी कम किया। एक तरफ प्रधानमंत्री कहता है हम 80 करोड़ लोगों को फिर 1 साल तक फ्री राशन देंगे। कितने लोगों को देंगे? 80 करोड़ तक।
अरे भाई 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ों में 80 करोड़ लोगों को अगर खाना खिलाना पड़ता है तो 50% लोग गरीब हो गए, है कि नहीं? 50% गरीब हो गए। तो 50% लोगों को राशन देना पड़ता है, तो तुम्हारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन है कि 1000 ट्रिलियन है? क्या मतलब है उसका? दुनिया की 5वीं है, 10वीं है, क्या मतलब है? और अब ये कह रहे कि एक तरफ हम तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का फायदा अदानी है, अंबानी है, उद्योगपति है। इसलिए वो वेल्थ रिपोर्ट की डेटा आ गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मामला आया। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं होता कि आर्थिक विषमता का बड़ा भारी बोझ। और अब भारत सरकार ने जो कर्जा लिया है, कितना कर्जा लिया है? अनलिमिटेड। अपना इंडिया का बजट का 20% हिस्सा कर्जा के ब्याज के रूप में जाता है, 20%। उसके बाद में सबसे बड़ा अलोकेशन डिफेंस के ऊपर जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए नेहरू को गालियां दी थी जब इस्तीफा दिया कि तुम्हारी जितनी डिफेंस पॉलिसी गलत होगी उतना अपना नेशनल वेस्टेज होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा डिफेंस के ऊपर जाएगा, और डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पैसा जाएगा तो ये प्राइमरी सेक्टर है, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकारी नीति, फॉरेन पॉलिसी इस तरह से अपनाओ कि तुम्हारे दुश्मन कम रहे, तब डिफेंस पर पैसा कम होगा। अभी अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरह की अभी मोदी के कार्यकाल में है कि दुश्मन ज्यादा बनेंगे। जब ज्यादा दुश्मन बनेंगे तो डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा होगा, डिफेंस के लिए ऊपर खर्चा होगा तो डेवलपमेंट के लिए कम होगा। सीधी बात है ना। सरकार की गलत नीतियां, ये गलत नीतियों के कारण जो बेसिक सेक्टर है, ड्रिंकिंग वाटर को 2021 और 22 पीने का पानी, उस दिन मराठवाड़ा का मोर्चा का मैंने मोर्चा में भाषण किया तो मैंने कहा मराठवाड़ा का नाम मराठवाड़ा से बदलकर टैंकरवाड़ा करो, टैंकरवाड़ा, क्योंकि 15,000 20,000 से ज्यादा टैंकर पानी के पीने के लिए सप्लाई करते हो। टैंकरवाड़ा उसका नामांतर करो। अकेले संभाजी नगर के नामांतर से नहीं होगा, अकेले उस्मानाबाद के नामांतर से मामला नहीं निपटेगा, इसको टैंकरवाड़ा रखो ना। औरंगजेब की शर्म आती है तो रखो टैंकरवाड़ा। आपकी असलियत जो आपके जो असली हालत है, माली हालत है, उसका नाम रखो। ड्रिंकिंग वाटर का बजट कम किया, पीने के पानी का। अब पीने का पानी का बजट अगर कम करोगे तो फिर कौन से सेक्टर के लिए? फूड सब्सिडी, एक तरफ राइट टू फूड, एक कानून बनाते हो, दुनिया को दिखाने वाले दांत अलग है और भारत में खाने वाले दांत अलग है। दुनिया में दिखाते हैं हम राइट टू एजुकेशन है, दुनिया को एजुकेशन करते हैं, असली हालत हमें पता है नागपुर में क्या है। किसानों को सब्सिडी देते हैं। अरे अमेरिका है कैपिटलिज्म का देश, भांडवलदारी देश है, लेकिन भांडवलदारी देश होने के बावजूद भी जितनी वो किसानों को सब्सिडी देता है उतना भारत की सरकार भारत के किसानों को नहीं देती। क्यों भाई? क्यों उतनी सब्सिडी नहीं दे सकते? क्योंकि इनकी सब्सिडी देने के तरीके कैसे है? तो कारपोरेट सब्सिडी क्या है, इंडस्ट्रियल क्लास, कारपोरेट क्लास, इनको सब्सिडी। देखो इस बजट में निर्मला सीतारमण के भाषण में इन उद्योगपतियों ने बैंकों का कितना पैसा डुबाया, एक शब्द नहीं, एक लफ्ज नहीं, एनपीए की एक लफ्ज से चर्चा नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक शब्द से चर्चा नहीं। जिस तरह 2 दिन पहले पंतप्रधान ने लोकसभा और राज्यसभा में कि भाई स्टेट बैंक का कितना पैसा अदानी के कंपनी में लगा, जवाब देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चुप। राज्यसभा में दूसरे दिन कि पीएम जवाब दे दो कि स्टेट बैंक के साथ एलआईसी का, जो आम लोगों की जो सेविंग्स है, एलआईसी की गारंटी लेती है कंपनी, भारत सरकार की कंपनी, उसका कितना फंड अदानी की कंपनी में लगा। प्राइम मिनिस्टर चुप।
अब इस तरह की नॉन ट्रांसपेरेंट मेथड से सरकारें चलेगी तो देश के साधन कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे, और ये संविधान का आर्टिकल 38 और 39 इसकी हत्या है, इसकी हत्या है। और इसकी हत्या तो छोड़िए, 1954 में बाबा साहब का एक भाषण है काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का। उस राज्यसभा के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के हर समाज के हर तबकों को संसद में आकर अपना प्रतिनिधित्व करने का हक और अधिकार है। और इसी के तहत कारपोरेट क्लास को भी है, इंडस्ट्रियल क्लास को भी है, उद्योगपति को भी है, लेकिन किसी भी कीमत पर यह संसद उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आज उस बाबा साहब के भाषण को याद करिए। क्या यह संसद अदानी के कब्जे में है? और आपको अगर ये कहूंगा तो कुछ लोगों को उठपटांग बात लगेगी। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का एक पहला भाषण है 77 में, वो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे मोरारजी के गवर्नमेंट में, और तब उन्होंने कहा था कि मैं हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तो जरूर हूं, लेकिन किसी भी बड़े इंडस्ट्री के फाइल मेरे टेबल पे पहुंचने के पहले वो उसी इंडस्ट्रियल के टेबल पे पहले जाती है और बाद में मेरे पास आती है। ये फर्नांडिस साहब ने कहा था। कोको कोला मुंबई से हटाई गई थी। आपको शायद कुछ लोगों को इस बात की डिटेल्स मालूम नहीं है। कोको कोला जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन ने मुंबई से हटाया, अमेरिकन मल्टीनेशनल नहीं चाहिए। फिर यही कोको कोला जहां कम्युनिस्टों का बोलबाला है, वो केरला में पालक्कड़ जिले में सेटल हो गई। अब आपको समझता नहीं, ये बेसिक इकोनॉमिक्स, वो ये जो लगता है ना गोल्ड स्पॉट ड्रिंक्स वगैरह है ना, उनकी जहां भी कंपनी लगती है ना तो उनको पानी की बहुत जरूरत होती है। पानी कहां से? जमीन से खींचते हैं। जब पानी जमीन से खींचते हैं तो नेचुरली आपके गांव में पीने के पानी की बावड़ी होगी, वेल होगी, तालाब होगा, उसका पानी कम होगा। खेती के लिए पानी जहां से तालाब से जाता है उसका कम होगा। पालक्कड़ के किसानों ने, केरला के किसानों ने आंदोलन किया, तब वहां की कोको कोला की फैक्ट्री बंद हो गई। इस तरह की नीति है। इंडोसल्फाइन नाम का फर्टिलाइजर, शरद पवार भी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो इंडिया में बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होता था। और वो इंडोसल्फाइन जो फर्टिलाइजर है वो कैसे फवारते मालूम है? बड़े बड़े खेत पंजाब जैसे एरिया में हेलीकॉप्टर से फवारते हैं। और वो इंडोसल्फाइन की खासियत ऐसी है कि इंडोसल्फाइन जिस जमीन में जाएगा वहां की फसल का चारा भी अगर गाय भैंस खाएगी तो उसके मिल्क में उतरता है पॉइजन, और वो जो दूध पिएगा उसके शरीर में उतरता है, शरीर में उतरता है, कैंसर होता है। और ऐसा फर्टिलाइजर भारत सरकार इंपोर्ट करती है। बहुत खतरनाक खेल खेले जा रहे, बहुत से साधारण लोगों के समझ के बाहर है। और गरीब लोग तो रोजी रोटी के चिंता में, उनको ये कहां समझ में आएगा। इसलिए लोगों को जागरूक करना एक अलग बात है, आंदोलित करना एक अलग बात है, और उसको संघर्ष में परिवर्तित करना और एक दूसरी बात है। और इसलिए वर्तमान समय में हम लिमिटेड मुद्दे लेकर आगे जा रहे हैं। जैसे सरकारी ज़मीन पर बैठे ओपे जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी ट्राइबल हो, जैसे ये OBC माली साहब, आपके OBC अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़मीन में है तो 3 पीढ़ी का सबूत मांगते हैं। अरे वो 3 पीढ़ी की कंडीशन कैंसिल होनी चाहिए। एक भी OBC रास्ते पे नहीं आता है, एक भी मिनिस्टर का दिमाग नहीं चलता, चाहे वडेट्टीवार हो, चाहे नाना पाटिल हो, कोई भी हो, एक का दिमाग। ट्राइबल के लिए तो कोई ऐसी साल की मर्यादा नहीं है, लेकिन OBC के लिए 3 पीढ़ी के सबूत लाओ। 3 पीढ़ी के सबूत कहां से लाएगा OBC? बरसात में पानी आ गया तो घर का इधर का उधर, पता नहीं, 3 पीढ़ी के सबूत लाओ। इस तरह की जो बातें हैं, ये समाज की लीडरशिप, समाज को दिशा देने वाले लोग, इनके ऊपर निर्भर होता है। और अम्बेडकरी आंदोलन में भी रामदास आठवले क्या आपको लीडरशिप देगा? प्रकाश अम्बेडकर क्या लीडरशिप दे रहे हैं? अब खुद का बॉम्बर करके इस्तेमाल करने दे रहे, बॉम्बर के रूप में भाजपा के हाथों में खेल रही है, सीधा दिखता है।
जब से उन्होंने शिवसेना के साथ रिश्ता जोड़ने की शुरुआत की, महाविकास आघाड़ी टूटने की शुरुआत हुई, जिसका फायदा नेचुरली बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अपने कुछ बुद्धिमान लोग, अपने कुछ अम्बेडकरी लोग ये सारे षड्यंत्र को समझते नहीं या समझकर गुलामों के गुलाम रहना पसंद करते हैं। बीआरएसपी ने, हम लोगों ने ये प्रण लिया है, हम अपने ज़िंदगी में एमपी एमएलए बने नहीं बने कोई परवाह नहीं, लेकिन ये संघर्ष का कारवां जिंदा रहना चाहिए। इसलिए अलग मोर्चे पर हमें लड़ने की ज़रूरत है, चाहे मामला गायरान जमीन का हो, बजट का हो, कल भंडारा में संपन्न होने वाली हमारी गोसेखुर्द डैम से अफेक्टेड लोगों की कॉन्फ्रेंस हो या परसों गोंदिया के जिले की कॉन्फ्रेंस हो, हम लोगों ने आवाज़ उठाना, ये तो कम से कम अपना फर्ज मानना चाहिए। और वही आवाज़ उठाने के लिए आज की परिषद, इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाज़ उठाकर चुप रहते। जैसे ये आपका अंबादरी का कहा, मैंने तुरंत इसका रिप्रेजेंटेशन सीएम डिप्टी सीएम को भेजा। आप लोग भी सक्रिय रहना है उसमें, पूरे सारे लोग नागपुर के, जितना भी आंदोलन चलता है कोई उसको हत्याता नहीं, कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं चलाता। अगर वो खींच लेते तो आप खींच लो ना, आपको किसने मना किया? ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप पीछे रहेंगे और मेरे को कोई आगे नहीं आने देता, तो राजनीति में कोई आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा कि आप आओ भाई हमारे नेता बनो और हमें लीड करो। कोई ऐसा रास्ता नहीं बना के देगा, आपको खुद को आना पड़ेगा। और इसलिए इस बारे में क्या करना है इसका मार्गदर्शन हम बाद में करेंगे, जब अपनी इंटरनल मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में करेंगे। आज के इस परिषद के कारण, वर्कशॉप के कारण, बहुत दिनों के बाद फिर एक बार खुबराडे साहब तो मोर्चा में भी थे, माली जी तो बार बार रहते, लेकिन बरस को ले पहली बार ये वर्कशॉप में शामिल हुए। फिर जो हमारी वर्कशॉप दूसरी जगह पे होगी उसमें भी वो अपना योगदान, समय और उपयोगिता इसके लिए उपयोग करने का और एक मौका देंगे, इसी आशा और उम्मीद करते हुए आज की ये वर्कशॉप ख़त्म करते हैं।